हिंदगी हिंदी है जिंदगी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। लीजिए, हम फिर हाजिर हैं आपसे रूबरू होने के लिए कुछ नए कहानियों के साथ, नई सुगंध के साथ। एक बार एक विद्यार्थी घूमते टहलते एक लंबे समय के बाद अपने अध्यापक से मिला, अध्यापक या अध्यापिका से मिला। उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं आपसे इतना इतना साल इस वर्ष इस क्लास में पढ़ा था और आज मैं भी एक टीचर बन चुका हूँ। अध्यापिका बड़ी प्रसन्न हुई और उसको शुभकामनाएं दी। उसने कहा कि छात्र ने कहा मुझे अध्यापक बनने की प्रेरणा भी आपसे ही मिली है। अच्छा, ऐसे कैसे? उसने कहा आपको याद है कि एक बार हमारी कक्षा में एक ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। अध्यापिका ने कहा नहीं, मुझे तो याद नहीं है। तो तब उस छात्र ने, जो अब वयस्क हो चुका था, अपनी अध्यापिका को याद दिलाते हुए कहा कि इस वर्ष की बात है जब हम शायद 8वीं कक्षा में रहे होंगे। तब एक बार कक्षा का एक विद्यार्थी एक बहुत ही मूल्यवान कीमती घड़ी पहन के आया और सभी छात्रों को उसने बड़े शौक से दिखाई। अब इतनी खूबसूरत घड़ी, इतनी महंगी घड़ी कक्षा में पहन के आना उचित नहीं था, लेकिन वो आया और उसने सबको दिखाई और उसकी इस बात से किसी एक बच्चे के मन में लालच आ गया और उसने उसकी घड़ी चुरा ली। रोना धोना और डांटना डपटना, प्यार मोहब्बत सब हुआ, लेकिन घड़ी नहीं मिली। बात प्रधानाचार्य तक पहुंची। प्रधानाचार्य ने आपको इसका उत्तरदायित्व दिया कि आप उस घड़ी को ढूंढकर इस लड़के को वापस करेंगे। आप क्लास में आई थी मैम, पूरी कक्षा को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि मैं तलाशी लूंगी। हम सब घबरा रहे थे कि न जाने किसने वो घड़ी चुराई है जो अब पकड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही तलाशी लेने के लिए आप पहले बच्चे के पास आई, पहले छात्र के पास आई, आपने तुरंत आदेश दिया कि सभी आंखें बंद कर लें। सभी ने आंखें बंद कर ली। आपने प्रत्येक छात्र की जेबें और उसके हाथ वगैरह टटोल कर देखे और वो घड़ी मेरी जेब से मिल गई। आपने मुझे पूरी क्लास के सामने कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं बताया और बात आई गई हो गई, घड़ी वापस कर दी गई। उस छात्र को निर्देश दिए गए कि वो ऐसे काम ना करे और मैं अपनी उस गलती पर पछताता रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं उस समय आपके सामने नतमस्तक हो गया कि आपने मुझे उस समय अपने मित्रों के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया था और मुझे उसी तरह सामान्य रूप से व्यवहार करते रहे, आप मेरे साथ व्यवहार करते रहे जैसे कुछ बात ही ना हुई हो। अध्यापिका ने कहा मुझे अभी भी याद नहीं कुछ जो तुम बता रहे हो। उसने कहा है ऐसी बात? उसने कहा हाँ, मुझे नहीं पता कि वो घड़ी तुम्हारी जेब से निकली थी, क्योंकि उस समय मेरे नेत्र भी तो बंद थे, मेरी आंखें भी तो मूंदी हुई थी। मुझे नहीं पता किस बच्चे की जेब से वो घड़ी निकल आई थी। मैंने उसको लौटा दी। छात्र ने आज भी फिर से, जो वयस्क हो चुका था, उसको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रणाम किया और घर आकर उसके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वरा। ऐसे ही गुरु होते हैं ना, तो उस समय उस परिस्थिति में अपने शिष्य को शर्मिंदगी से या नीचा होने से या किसी बात से दुख पहुंचाने देते हैं, बचाते रहते हैं।
बल्कि बाद में भी कभी भी ऐसे हालात बनने पर उसे वो सहारा देते हैं जो उसके जिंदगी को जीने के लिए एक बहुत ऊंचा सहारा, बहुत अच्छा सुदृढ़ सहारा बन जाता है। चलिए, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज की कहानी शुरू करते हैं। ये तो एक ऐसा बात संवाद मुझे आपसे करने का मन किया तो मैंने आरंभ इससे किया है। कल हमने राजा और रानी की बात की थी, तो मेरे मन से तो वो नशा उतरा नहीं है, तो इसलिए आज तो एक और कहानी हम सुनाएंगे ही। अब उससे क्या प्रेरणा मिलती है, नहीं मिलती है, संदेश मिलता है, ये सब आपके ऊपर हमने छोड़ दिया। जैसे एक बच्चे को पतंग लेकर के छत पे चढ़ा देते हैं, उड़ा। अब वो उड़ाए ना उड़ाए, बहुत ऊंची उड़ाए, आसमान छुए या कट के जमीन पर गिरे, ये उसके हाथ में होता है। जैसे भी वो चाहे वैसे करता है। तो हम आज फिर एक शुरू कर रहे हैं कहानी राजा की। कल हमने नाम आपको बताया था, आज आप अपने आप सोच लीजिए। रामनगर के महाराज बहुत ही सभ्य और बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, योग्य, सभी विशेषण उनमें जोड़ दीजिए, ऐसे थे। अब ऐसे राजा को कभी कभी बड़ी अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। हालांकि समझदार थे, लेकिन कभी कभी हम सभी की बुद्धि चकरा जाती है कि हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ रामनगर के महाराज राय साहब के साथ। हुआ ये कि वो दरबार में आके बैठे ही थे कि उनका मंत्री रोता हुआ आया। रोता हुआ मतलब जोर जोर से रो रहा था, आया। और क्योंकि ये अपने मंत्री सभासद से बहुत अच्छे जुड़े हुए थे, तो उससे पूछा आखिर क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि गंधर्व सेन मर गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो राजा का भी रोना छूट गया, राजा भी रोने लगा। गंधर्व सेन मर गया, मंत्री ने बताया, मंत्री रो रहा था, राजा भी रोने लगा। अब रोते रोते इतना दुखी हो गया, किसी की मृत्यु का समाचार सुनना था तो दुखी तो होना ही था। सभा बर्खास्त, सब अपने अपने घर चले गए, राजा भी अंदर चले गए। अब राजा अपने रनिवास में पहुंचे तो वहां भी रो रहे थे, हिचकियां बंदी ना हो, रोते जा रहे थे। कि रानी साहिबा ने पूछा आखिर क्या हुआ है। उन्होंने कहा गंधर्व सेन मर गया। और उसने कहा तो आपको किसने बताया। उसने कहा वजीर ने बताया। अच्छा, तो इसका मतलब कोई नजदीकी होगा उसका, इसलिए ये इतना रो रहे हैं। तो रानी का भी रोना निकल गया, क्योंकि पति का दुख तो पत्नी का भी दुख, राजा का दुख तो राजा का दुख, तो वो भी रोने लगी। अब वो भी रोने लगी तो उसकी जो सेविकाएं थी आसपास, वो भी झूठ मूठ के आंसू पोंछने लगी। तभी उसकी एक चहेती और मुंह लगी दासी सेविका वहीं बैठी थी, तमाशा देख रही थी। बड़ी देर तक देखती रही कि एक रो रहा है, एक आंसू पोंछ रहा है, एक रो रहा है, ये कर रहा है, ये पूरा महल में हो रहा है, माजरा क्या है। सेविका ने जब कुछ माहौल शांत हुआ तो उस सेविका ने, मुंह लगी दासी ने कहा महारानी जी, एक आज्ञा हो तो हम एक बात पूछें। उसने कहा पूछो, क्या पूछ रही हो। पूछो क्या पूछो। उसने कहा आप रोना बंद कीजिए और हमें ये बताइए कि आखिर ये इतना रोना स्यापा करना क्या कारण क्या। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, सबको पता, सारे दरबार में, तुम्हें नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता क्या बात है। उसने कहा ऐसा है कि मुझे बताएंगी तभी तो पता चलेगा ना, कोई बताया नहीं। उसने कहा गंधर्व सेन मर गया। उसने कहा अच्छा, तो उसने कहा आपको किसने बताया। उसने कहा राजा ने बताया था कि गंधर्व सेन। अच्छा, राजा के बहुत नजदीकी रिश्तेदार, संबंधी, सगे या कोई मित्र रहे होंगे। अब रानी का रोना थोड़ा सा रुका। उसने कहा हो सकता है। उसने कहा क्या हो सकता है। उसने कहा मतलब आपको नहीं पता
कि वो उसके नजदीकी रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र कौन है। अब रानी चुप। मुझे नहीं पता, लेकिन गंधर्व से मर गया। उसने कहा यार ये कैसी बात है, जब रानी को पता ही नहीं, तब भी रोई जा रही है। उसने कहा महारानी जी आप शांत रहिए। आखिर राजसी सेविका थी, उसको अंदाज पता था कैसे बात करनी। उसने कहा महारानी जी आप शांत रहिए, मैं पता करके आती हूँ कि गंधर्वसेन कौन था। मैं राजा जी से बात करके आती हूँ, पूछती हूँ। उसने कहा अच्छा जाओ, पूछ कर आओ, जल्दी पूछ कर आओ गंधर्वसेन कौन था। चली गई। और अब सेविका राजा जी के पास पहुंची। प्रणाम, अभिवादन, झुक झुक के उसका 3 बार अभिवादन किया। महाराज की जय हो। हमें एक बात आपसे पूछनी थी, क्या हम पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। राजा जो अभी तक रो रहा था, उसने कहा पूछो, क्या पूछते हो। उसने वही प्रश्न दोहराया कि महाराज महारानी जी भी बहुत परेशान है, दुखी हैं, चिंतित हैं, और आप भी इतने दुखी हो, परेशान हो। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि गंधर्वसेन मर गया वो कौन था। अब राजा का भी थोड़ा सा रोना थमा। हमें नहीं पता कौन था, हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आपको महाराज पता कैसे चला कि गंधर्वसेन मर गया। हमको तो वजीर रोता हुआ आया था, उसने बताया। तो उसने कहा ठीक है महाराज, वजीर को बुला लीजिए, उससे पूछ लेते हैं। इस समय नहीं, कल पूछेंगे। तो ठीक है कल पूछ लीजिएगा, लेकिन अब आप शांत हो जाइए। जो मर गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगाएंगे कि आखिर गंधर्वसेन कौन था जिसके मरने का इतना दुख राजा और रानी मना रहे हैं। उसने कहा ठीक है। रात हुई, भोजन पानी कुछ नहीं किया इस दुख में कि गंधर्वसेन मर गया है। और अगले दिन सुबह सवेरे ही वजीर को, मंत्री को, महामंत्री को दरबार अपने पास व्यक्तिगत कक्ष में, निजी कक्ष में बुलाया गया। वजीर मंत्री वहां आया। आते ही उसने प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। उसने कहा आज तुम नहीं रो रहे। महाराज मैं रो रहा था, लेकिन आपके पास आकर चुप हो गया हूं जरा। उसने कहा अच्छा, हमें ये बताओ, कल तुम रो रहे थे, कल हमने पूछा, तुमने कहा गंधर्वसेन मर गया। अब हमें ये बताओ गंधर्वसेन था कौन और तुम्हें कैसे पता चला। अब वजीर ने कहा महाराज मैं तो दरबार में आ रहा था। मंत्री ने कहा मैं तो दरबार में आ रहा था, मुझे तो दरवाजे पर कोतवाल रोता हुआ मिला। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि गंधर्वसेन मर गया। तो वो रो रहा था, मैं भी रोने लगा। अब किसी के दुख में तो शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कोतवाल को बुलाओ। महाराजा का आदेश, कोतवाल को बुलाओ। अब कोतवाल आया। कोतवाल से पूछा गया, हाँ कोतवाल साहब कल आप रो रहे थे, क्यों रो रहे थे। महाराज वो मैं जब यहाँ आ रहा था ना, तब मुझे सेनापति में मिला था, मार्ग में मिला था। वो रो रहा था, मैं भी रोने लगा। उसने कहा गंधर्वसेन मर गया है, तो वो भी मर गया। मैं भी रोने लगा। मैंने यही बात वजीर को बताई, कोतवाल को बताई, कोतवाल ने वजीर को बताई, वजीर ने राजा को बताई बात। उसने, राजा ने कहा अच्छा मतलब तुम्हें भी नहीं पता गंधर्वसेन कौन था। उसने कहा नहीं महाराज मुझे भी नहीं पता। चलो सेनापति को बुलाओ। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति आया। महाराज की जय हो। कहिए महाराज क्या हुक्म है। तो कोई हुक्म नहीं है, हमें ये बताओ कि कल तुम रो रहे थे। उसने कहा हाँ महाराज गंधर्वसेन मर गया था, मैं बहुत दुखी था, मैं रो रहा था।
तुमने सेनापति को हाँ मैंने इसको कोतवाल को बताया, हाँ कोतवाल को बताया। फिर उसके आगे वो पूरा एक सीक्वेंस चल पड़ा कि हाँ फिर राजा तक बात आई और राजा ने रानी से सेविका और सेविका ने ये बात पूछवाई है। उसने कहा अच्छा मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि गंधर्वसेन कौन था? उसने कहा नहीं महाराज हमें भी नहीं पता गंधर्वसेन कौन था। तो तुम्हें किसने बताया था? उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, वो ना मेरी पत्नी रो रही थी मेरी पत्नी रो रही थी तो मैं भी रोने लगा। उसने कहा पत्नी क्यों रो रही थी? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी ने बताया कि गंधर्वसेन मर गया है और वो रोने लगी, मैं भी रोने लगा, आप क्या करता? उसने कहा अच्छा बुलाओ अपनी पत्नी को। तुरंत दूत दौड़े गए, उसकी पत्नी को बुलाया गया, उठाकर गाड़ी में बिठाकर लाया गया राजा के साथ। प्रणाम महाराज, कहिए क्या हुक्म है? प्रणाम। बस हमें ये बताओ कल तुम क्यों रो रही थी? महाराज गंधर्वसेन मर गया इसलिए। चुप शांत। हमें ये बताओ गंधर्वसेन था कौन? मुझे नहीं तो तुम ऐसी नहीं, तुम्हें पता कैसे चला कि गंधर्वसेन मर गया? पूरी बात बताओ। महाराज मैं तो सुबह तालाब पे गई थी कपड़े धोने नहाने। ये जो मेरा आदमी है ना घर में एक बाथरूम नहीं बनवा देता, मेरे को नहाने जाना पड़ता है। तो क्या हो गया? आगे बोलो। गंधर्वसेन वही तो बता रही हूँ ना, गंधर्वसेन। मैं तालाब पे गई थी, वहां पर धोबन रो रही थी, गंधर्वसेन मर गया। उसके दुख में दुखी होकर मैं रोने लगी, मेरा रोना देखकर ये रोने लगा, मेरा आदमी रोने लगा, मैं क्या करती? धोबिन को बात सुनकर सेनापति की औरत, सेनापति की बात सुनकर कोतवाल की बात सुनकर मंत्री की बात सुनकर राजा की बात सुनकर रानी और रानी की बात सुनकर सारी दासियां, पूरा निवास। किसी को ये नहीं पता कि आखिर गंधर्वसेन था कौन। है ना मजेदार बात? और अब आप समझ ही गए कि अब धोबिन को बुलवाया जाएगा। धोबिन को बुलवाया गया, दूत भेजे गए उस तालाब पर जिस पर ये इसकी पत्नी मिली थी इस धोबिन से। वहां से उसने धोबिन का घर ढूंढा गया, धोबिन के घर से उसको बुलाया गया और धोबिन ने आकर जो वहां पर दरबार में आकर हाय मैं मर गई, छाती पीट कर हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, मेरा गंधर्व मर गया, अरे मेरा गंधर्व मत। शांत हो जाओ। महिला को कहा, महिला आप शांत हो जाओ, बताओ क्या बात हुई है? क्या गंधर्व बहुत बीमार था? तुम्हारा पति था? रोजी रोटी का प्रबंध हम कर देंगे, तुम मत घबराओ, हमें सारी बात समझाओ। राजा ने बड़े प्यार से उसको समझाया और कहा, लेकिन धोबिन तो धोबिन है। हाय छाती पीट कर जोर से हाय मैं मर गई, लुट गई, हाय मैं मर गई, लुट गई, मेरा गंधर्व मर गया, मुझे बेटे से भी ज्यादा प्यारा था, मेरे घर का रोजी रोटी काम धंधा सब वही करता था, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। अब मैं तो राजा ने फिर शांत किया, मंत्री ने फिर उसे शांत किया कि बहन ऐसा मत सोचो, हम तुम्हारा सारा काम धंधा सब ठीक करवा देंगे, लेकिन तुम हमें बस इतनी सी बात बता दो कि गंधर्व था कौन। हाय तुमने फिर मुझे याद दिला दिया। हाँ बताओ गंधर्व था कौन? तुम्हारा पति? नहीं, गंधर्व मेरा गधा था जो रोज कपड़े इधर से तेरे की मर गया, मैं क्या करूंगी, मेरा काम धंधा। अच्छा अब सारे के सारे एक दूसरे का चेहरा देख रहे, एक दूसरे का चेहरा देख करके
सब शर्मिंदगी से आंखें नीची करके खड़े हो गए कि सुनी सुनाई बात पर, आधी सुनी सुनाई बात पर और बिना आंखों देखी आधी सुनी सुनाई बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। खोज खबर करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए। राजा ने उसको एक नया गधा दिलवा दिया और कहा कि आज से ना जरा संभल के रोया और पीटा करो, ऐसे मत किया करो, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और हम किसी के दुख में दुखी होते हैं, हमसे रहा नहीं जाता, तो इसलिए जरा सोच समझ के अपना व्यवहार किया करो। उसने उसको साष्टांग प्रणाम किया धोबिन ने और कहा, महाराज धन्य हैं आप, सचमुच में दयालु हैं आप, जो हम जैसे छोटे मोटे व्यक्तियों का भी दुख समझते हैं और हमारे बारे में भी सोचते हैं। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। टक 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 कहानी खत्म। अब आप सोचेंगे इससे क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो आपके ऊपर है। मैंने कहा ना, जो चाहे जैसे चाहे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, सुनाइए 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 बस। और उसके बाद यदि आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं तो इसमें से व्याकरण पूरा का पूरा समेट कर समझा दीजिए। क्या मजा है, जो बच्चे कभी भूल पाएंगे कि व्याकरण के विषय कैसे कठिन होते हैं। चलिए, वो पढ़ाई लिखाई की बातें तो हमें करनी नहीं थी, हो हमें तो सिर्फ कहानियां बात करनी है ना। चलिए, अगला एक और कहानी का हम शुरू करते हैं। कहानी है इनाम। इनाम पुरस्कार, लेकिन वो प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार नहीं है, वो तो बहुत ही उच्च स्तर की है। ये तो ऐसी कहानी है जो हमारे पास जिस तरह के भी बाल गोपाल बैठे हैं उनको और अपने मित्र मंडली में उनको सुना करके हल्का फुल्का माहौल करके और फिर आप उसको किसी भी तरह से प्रयोग करें। इनाम। एक बार उड़ीसा के कटक प्रांत में एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पहुंचा और उसने अपने योग्यता के अनुसार एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। मिठाई, हीरालाल मिष्ठान भंडार। और उसकी मेहनत से, उसकी योग्यता से उसका ये धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। हीरालाल मिष्ठान भंडार, और इतना प्रसिद्ध हो गया कि आसपास के लोग वहीं से आकर के उसकी मिठाइयों की प्रशंसा करते और खूब खूब खरीद के ले जाते। अब धीरे धीरे करके उसकी मिठाइयों की दुकान बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और एक बड़ी दुकान जिसके आगे एक अहाता भी था, जहां पर लोग इकट्ठे होते थे, जाते थे, उसकी दुकान की प्रतीक्षा करते थे, वो जगह, और वहां से मिठाइयों को निहारते भी थे। एक दिन क्या हुआ, एक मुनीलाल वहां से गुजर रहे थे। मुनीलाल उस स्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सभी लोग उनका मान सम्मान करते थे, इसलिए सभी पहचानते थे। इसलिए वे वहां से जब गुजर रहे थे तो न जाने क्या सोचकर उसकी दुकान के सामने खड़े हो गए और अपने मित्र से कुछ बातचीत करने लगे। मित्र कुछ देर के लिए उनसे बातचीत करते करते चला गया, वे अभी वहीं खड़े रहे और उस हीरालाल की दुकान के आगे खड़े खड़े उन मिठाइयों को निहारते रहे। अब हीरालाल थोड़ा सा, अपना व्यापार बड़ा हो गया था तो थोड़ा सा चढ़ गया था, दिमाग चढ़ गया था, या घमंड या अभिमान, ईगो, जो मर्जी समझ लीजिए, वो थोड़ा। अब उसने जब इस व्यक्ति को खड़े हुए देखा कि ये तो खड़ा हुआ है, कुछ खरीद तो रहा नहीं है और मेरी मिठाइयों को नजर लगाएगा, मेरी मिठाइयों को, मेरी दुकान को, ओहो, इसकी टोक लग जाएगी, तो उसने अंदर बैठे बैठे ही अपने जो जगह होती है उस व्यक्ति के बैठने की, वहीं पर बैठे बैठे कहा, मुझे वो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दुकान के अंदर नहीं आते हैं, मिठाइयां नहीं खरीदते हैं, कभी खाते नहीं हैं और केवल बाहर खड़े होकर निहारते रहते हैं। इस अंदाज में कहा कि वो सुन ले, और वो ये भूल गया
कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो एक अच्छा खासा जाना माना नामी गिरामी व्यक्ति है। ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ भी होता होगा कि हम नहीं जानते हैं तो हम न जाने क्या कर देते हैं और किस अंदाज में बात कर लेते हैं। तो उसने उसको सुनाते हुए ये बात कही। मुनीलाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, दुकान बढ़ा ली, माल बढ़ा लिया, मार्केट जमा ली, पैसा कमा लिया, लेकिन बात करना सभ्यता नहीं आई इसमें। चलो, वो भी थोड़े शरारती एक ख्याल के आदमी थे, उनके मन में एक शरारत भरा ख्याल आया और वहां से चले गए। वहां जाकर अपने एक विदूषक जैसा मित्र था, उसको बुलवाया। उसने कहा, देखो तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ इनाम की चाहत रहती है, आज मैं तुम्हें को अपने मन से बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। उसने कहा, इनाम रहती है, बिल्कुल रहती है, इनाम आप देंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात है। उस विदूषक जैसे मित्र ने कहा, एक बात है, अभी इस समय मेरा ना मिठाइयां खाने का दिल कर रहा है, तो मैं पहले मिठाइयां खाकर आ जाता हूँ, मिठाई खाकर आ जाता हूँ घर में। मैंने, अरे यही तो बात है, मैं तुम्हें मिठाइयां भी खाने के लिए मुफ्त में दूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा। तो उसने कहा, मिठाइयां मुफ्त में कैसे मिल जाए? उसे मैं बताता हूँ ना, ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है कि तुम कैसे मिठाइयां मुफ्त में खाते हो, दुकान में बताता हूँ। और उसके बाद जब तुम मुफ्त में मिठाइयां खा लोगे तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसने कहा, इनाम कितना देंगे महाराज? भाई जान का भी तो खतरा सबको लगा रहता है। उसने कहा, महाराज बताइए। उसने कहा, तुम कितना उम्मीद करते हो? उसने कहा, जितना भी तुम दोगे, आप मेरे मित्र हो, बड़े हो, इतने सम्मानीय व्यक्ति हो, अपने सम्मान के अनुसार मुझे पारितोषिक मुझे पुरस्कार दे देना। तो ठीक है, जो मेरे प्रतिष्ठा के अनुसार है मैं उतना तुम्हें दे दूंगा। ऐसा कहकर उसे बता दिया कि ऐसे अगले दिन दोपहर को तुम इस समय हीरा लाल मिष्ठान भंडार के बाहर मिलना, मैं तुम्हें वहां पर ही बताऊंगा कि क्या करना है। उसने कहा, ठीक है। अगला दिन दोपहर, सूर्य तेज चमक रहा था। हीरा लाल की आदत थी कि वो दोपहर में दुकान के भीतर बने हुए कमरे में जाकर विश्राम करता था और उसका बेटा सुपुत्र रहा होगा। सुपुत्र दुकान के उस जगह बैठता था जहां से वो लेन देन खरीद फरोख्त का काम होता था। तो उस समय पुत्र बैठा हुआ था, दोपहर का समय, सूरज चमक रहा था और ये मुनीलाल उस विदूषक जैसे मित्र को लेकर वहां पहुंचे और उनसे कहा, ये दुकान है, यहां से तुम जितनी मिठाई खा सकते हो मैं उतने ही 1000 तुम्हें रुपए पुरस्कार में दूंगा। उसने कहा, ठीक है। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा, ठीक है, आप थोड़ा सा, हाँ मैं इधर साइड में खड़ा हूं, मैं ये देख रहा हूं तुम खा सकते हो कि नहीं। उसने उस बेटे को, जो पुत्र बैठा था, उसको कहा अपनी भाषा में, उड़िया भाषा में या बंगाली भाषा में, जो भी उनकी भाषा रही थी, उसमें उसको नमस्ते बोला। और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने कहा, पिताजी तो इस समय नहीं बैठते। उसने कहा, कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर विश्राम कर रहे हैं पिता तो, आप बताइए। उसने कहा, उन्होंने मुझे, विदूषक की बात सुनिए, मुझे मिठाई खाने के न्योते पर बुलाया था और मैं जरा सा देर हो गई तो अब पहुंचा हूं, अब बताओ। उसने कहा, मिठाई खाने के न्योते पर? उसने कहा, हाँ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं और वो मुझे मिठाइयां देते थे, न्योते पर बुलाते थे, मैं खाकर चला जाता था। उसने कहा, आप उसके एवज में पैसे भी, रुपए पैसे भी देते थे? क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं तो उनका परम घनिष्ठ मित्र हूं, मैं पैसे, वो पैसे लेते ही नहीं थे मुझसे। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक कह रहा हूं, जाओ अपने पिता से पूछो। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, मैं पूछ कर आता हूं। उसने कहा, हाँ पूछ कर आओ, जरूर पूछ कर आओ। सुपुत्र अंदर गया, उसने पूछा कि एक ऐसे व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि मिठाई खाना चाहता है। उसने कहा, कौन है? उसने कहा, एकटा माछी। उसने कहा, एकटा माछी? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, खाने दे।
एकटा माछी मतलब एक मक्खी जैसा आदमी, मक्खी। तो उसने कहा खाने दे। हीरालाल ने सोचा मक्खी कितना खा लेगी। ने कहा ठीक है। वो आया, उसने उसके सामने एक प्लेट रखी, एक लड्डू रखा, उसने खा लिया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, रसगुल्ला रखा, गुलाब जामुन रखा, इमरती रखी, जलेबी रखी, रसमलाई रखी, जितनी दुकान में मिठाइयां थी सारी वो रखता गया। एक प्लेट में 2 पीस आते हैं। वो खाता गया खाता गया खाता गया, और वो मुनीलाल पीछे खड़ा हुआ गिन रहा था कि कितने खा रहा है। और ऐसे करते करते उसने सारी वस्तुएं एक एक प्लेट खाने के लिए शुरू जो की, तो उसका अंत ही नहीं हुआ। उसके बेटे को बड़ा अजीब लगा कि आदमी इतनी मिठाइयां कैसे खा रहा है, कैसे खा सकता है। तो उसने उसको बोला बस। उसने कहा नहीं अभी थोड़ी सी और। तो उसने वो भी दे दी। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है, हम जरा अपने पिता से पूछाएं कि मित्र कितनी मिठाइयां खाएगा। उनके घनिष्ठ मित्र हो, अभिन्न मित्र हो, जरा पूछ आते हैं। तो उसने कहा हाँ जाओ पूछ कर आओ। तो हीरालाल के पास उसका पुत्र गया। उसने पूछा कि वो जो आपका मित्र आया ना एकटा माछी, वो तो खाता ही जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा, तो क्या करें। उसने कहा है एकटा माछी मीन्स एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। बुड़बुड़ाता हुआ वो उठकर आया हीरालाल। तब तक आप समझ ही गए होंगे, तब तक वो विदूषक जैसा मित्र वहां से रफू चक्कर मुनीलाल ने उसको जितने पीसेस उसने खाए थे सारे उसको दिए, उतने 1000 रुपए काउंट करके दिए। अब जितने भी पीस खाए थे 10,000 20,000 जो जितने भी बनते थे वो उसको पैसे दिए। अब थोड़ी देर के बाद हीरालाल जब बाहर आया दुकान में, तो उसने देखी कि अरे इतना सारा मिठाइयों का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। उसने अपने पुत्र से पूछा कौन था। उसने कहा आपका मित्र। उसने कहा मेरा मित्र कोई ऐसा नहीं है जो आके यहाँ मिठाइयां खाएगा, पैसे लिए तूने। उसने कहा उसने तो कहा था कि आपने न्योते पे बुलाया है, और कोई न्योते पर बुलाकर कोई पैसे थोड़ी देता है। हीरालाल समझ गया कि कोई उसे चूना लगा गया, और फिर उसने अपने सेवकों से पूछा कि आखिर था कौन। विदूषक को तो कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन जो उसके साथ मुनीलाल जी थे उनको पहचान लिया गया था। उसके किसी जो दुकान में काम कर रहे थे, जिनको हम नौकर कहते हैं, नौकर नहीं कहते हैं, सहायक या सेवक होते हैं, उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने कहा मुनीलाल के साथ एक व्यक्ति आया था, पतला सा छोटा सा ऐसा मक्खी जैसा। ओ मक्खी जैसा, जैसे उसने बोला समझ गया कि इसलिए उसने कहा था एकटा माछी। क्या नाम है? एकटा माछी, सॉरी। तो उसने कहा अच्छा वो खा कर गया है, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कुछ नहीं कर सके। उस विदूषक जैसे व्यक्ति ने, एकटा माछी ने अपनी बुद्धि से मुफ्त में ढेरों मिठाइयां भी खाई, उधर से इनाम के पैसे भी लिए, और हीरालाल को ये संदेश मिल गया कि किसी का अनायास अकारण अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तुम बड़े हो, कल को कोई और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक भावना हम सब में बराबर होनी चाहिए, मनुष्यता की, इंसानियत की। हमें कभी किसी को इस तरह से हेय दृष्टि से न देखें तो बेहतर होगा। और उसने अपने पुत्र को भी समझा दिया कि हाँ, व्यवसाय बढ़ता है तो उसके बाद हमारे व्यवहार में सभ्यता का आना, एक जैसे संस्कृति और आदर्श और कुछ अच्छे संस्कार का आना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम इसकी श्रेष्ठ ऊंचाई को स्थिर रख सकते हैं। नहीं तो वो कहते हैं ना, शिखर पे पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कहानी मनोरंजक और उसके साथ साथ प्रेरणा या संदेश देने वाली बन जाती है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और हम जितना मर्जी बच्चों को सिखा लें दोस्तों, लेकिन जो एक बेसिक उनके पास सभ्यता संस्कृति आती है वो परिवार से आती है, और उसको परिष्कृत करने का कार्य मेरा और आपका एक विद्यालय के परिसर में आकर के होता है। ये मेरा
मानना है। और विद्यालय का काम उस परिष्कृत व्यक्तित्व को संवार कर वापस समाज में दे देना होता है, जिससे पुनः वो प्रक्रिया शुरू होती रहे। तो ये थी कहानी हमारी दूसरी, एक तमाची इनाम। अब समय बहुत थोड़ा सा बचा है, तो हम एक छोटी सी चलते चलते बात करते हैं। वैक्सीनेशन आजकल बहुत चला हुआ है, वैक्सीनेशन करवा लिया कि नहीं? और हमने भी करा लिया है। तो उसी से जुड़े एक बहुत छोटी सी अभी किसी ने पोस्ट भेजी थी, तो आपके पास भी आ चुकी होगी, लेकिन मुझे बड़ी मजा आया पढ़ के। वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये व्यक्ति घर आया, आते आते उसको रास्ते में धुंधला दिखाई देने लगा और वो बड़ा परेशान कि मैं वैक्सीनेशन का रिएक्शन शुरू हो गया है। घर आते ही उसने वैक्सीनेशन सेंटर पे फोन किया कि भी ऐसे ऐसे मुझे रिएक्शन हो रहा है। वैक्सीनेशन वाले पूरे विभाग में हड़कंप मच गया कि ऐसा अजीब सा रिएक्शन, चलो देखते हैं। और वो वहां पहुंचा, वो उसने फोन किया, उसको कहा कि तुरंत वापस आइए और हम आपका परीक्षण निरीक्षण दोबारा करेंगे। वो भाग के वहां पहुंचा, तुरंत वहां पहुंचा। और अब इस समय उसके साथ और भी 2-3 लोग थे जो उसको संभाल के ले जा रहे थे। जैसे वो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचा, डॉक्टर ने कहा आइए आइए जनाब बैठिए। उसको बिठाया और उससे कहा सर ये चश्मा उतारिए। उसने चश्मा उतारा, दूसरा चश्मा देते हुए कहा अब ये लगाइए। उसने वो लगाया। उसने कहा ठीक दिखाई दे रहा है? उसने कहा हाँ ठीक दे रहा है। अब रिएक्शन खत्म हो गया? उसने कहा जी हाँ। उसने कहा रिएक्शन नहीं, तुम हमारी नर्स का चश्मा ले गए थे, लगा के चले गए थे, दिखता कैसे? आगे से ध्यान रखा कीजिए अपना। ऐसे ही हमारे इस सेंटर में तूफान मचा दिया आपने, धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। ऐसा भी होता है इस डर और दहशत भरे माहौल में, इस तरह की चुटकियां आती रहती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम खुशियों के लम्हों में कहीं ना कहीं जीते जाते हैं और उस जीवित रहने के ख्याल को लेकर के ही हम आज आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कि भारती जी आपका समय अब आज के लिए समाप्त हो रहा है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, 2 लाइन याद आ रही है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल बड़े नसीब से होती हैं। हासिल बड़े नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं। मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल बड़े नसीब से होती हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय।